नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके चैनल और बायोलॉजी की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट को देना ना भूलें, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो बायोलॉजी के क्लास 11th के चैप्टर 2 पर बेस्ड है। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट, आइए चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। ये पॉइंट है वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसका डेफिनेशन या उत्तर कुछ इस प्रकार है। वर्गीकरण पद्धति यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूह तथा उप समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। अब आप इसमें जो डायग्राम बना है देख सकते हैं किस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। सबसे ऊपर से लेंगे तो आपको स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन और लाइफ। इस तरीके से आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। प्रारंभिक पद्धतियां कृत्रिम थी, उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ। अब आगे देख लेते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें भी पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्षी लक्षणों यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या पुमंग यानी एंड्रोसियम के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया है। कैरोलस लीनियस ने पुमंग यानी आपका जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया था। यानी जो वर्गीकरण हुआ है वो आपका किस आधार पर हुआ है, जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग और जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रख दिया गया था। यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ये वर्गीकरण आजकल प्रयोग में नहीं होते। अब देखिए दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें देखिए पॉइंट क्या बनता है। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी अब जब उनके जो लक्षण हैं उनको ही ध्यान में रख के हमें क्लासिफाई करना है इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत। पौधों की समानता निश्चित करने के लिए उनके सभी लक्षणों, विशेषतया पुष्प के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधों की आंतरिक संरचना जैसे शारीरिकी, भ्रौणिकी एवं
फाइटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है। आवृतबीजियों का प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लैनेटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। यानी ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये प्रैक्टिकली कार्यों को करने के लिए बिल्कुल फिट है। अब तीसरा है जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। अब इसमें देखते हैं क्या पॉइंट है। इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कुलों एवं वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिससे उनके वंशानुक्रम का ज्ञान हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के टैक्सा का विकास एक ही पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग, क्रोमोसोम्स का आधार, रासायनिक अवयवों का भी उपयोग पादप वर्गीकरण में किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। ए परपोसी बैक्टीरिया, बी आद्य बैक्टीरिया। अब देखिए परपोसी बैक्टीरिया क्या है ये जान लेते हैं सबसे पहले। परपोसी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजीवी यानी आपका एंटीबायोटिक उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। अब आपका बी देख लीजिए, आद्य बैक्टीरिया। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई प्राचीन काल के बैक्टीरिया से संबंधित विश्लेषण है। आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण तथा खानों में किया जाता है। अब अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर की एपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका, ये दो भाग होते हैं। दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डायटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमेसियर्स अर्थात अर्थ बनाती हैं। शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं, यह आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है, यानी एल्गल ब्लूम। यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होती है।
डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोएनुलेक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। तब इस तरीके से जो समुद्र का कलर कहीं कहीं पर लाल रंग का देखने को मिलता है वो इसी कारण से होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं? वायरस तथा वायराइड में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं अंतर क्या क्या पाए जाते हैं। तो जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, सबसे पहला पॉइंट है। और वायराइड जो होता है वो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये सबसे पहला अंतर है। दूसरा पॉइंट है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है, जबकि वायराइड जो होता है इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, वायरस प्रोटीन का कवच पाया जाता है वायरस में यानी कैप्सिड, जबकि वायराइड जो होता है उसमें प्रोटीन का कवच यानी कैप्सिड नहीं होता है। वायरस इसका आकार बड़ा होता है, जबकि वायराइड जो होता है इसका आकार छोटा होता है। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जबकि जो वायराइड होता है ये केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। ये है आपका प्रोटोजोआ जंतु। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी परपोषी सरलतम जीव हैं। ये जो प्रोटोजोआ जंतु हैं ये क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं, सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत छोटे हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही ये देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये परपोषी भी हैं और सरलतम जीव है, यानी इनमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी इनकी एक ही जो कोशिका है उसी में इनकी सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। ये परपोषी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परपोषी परजीवी होते हैं। इन्हें 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। पहला जो है अमीबी प्रोटोजोआ। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सूक्ष्मदर्शी से लिया गया हुआ चित्र है। ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं, यानी ये समुद्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं अमीबी प्रोटोजोआ, और ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं, यानी जो मिट्टी होती है जिसमें नमी होती है उसमें भी ये पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबी प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। जो समुद्र में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, उनकी सतह पर सिलिका का कवच होता है। ये कूटपात यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से प्रचलन तथा पोषण करते हैं। प्रचलन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से वो चलते हैं, यानी उनका चलना। तो ये स्यूडोपोडिया की सहायता से ये चलते हैं। एंटमीबा जैसे कुछ अमीबी प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबी पेचिस रोग होता है। जो आपको पेचिस का रोग होता है
वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो कसाबी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है। ये देखिए, आपको ट्रिप्नोसोमा का यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल पाया जाता है। प्रचलन तथा पोषण में कसाब यानी फ्लैजिला सहायक होता है। ट्रेपनोसोमा परजीवी से आपका निद्रा रोग, लिस्मानिया से कालाजार रोग होता है। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो है वो है पक्षमाभि प्रोटोजोआ यानी सिलिएट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अत्यधिक पक्षमाप पाए जाते हैं, ज्यादा पक्षमाप पाए जाते हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ, शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें स्थायी कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम व कोशिका गुद यानी साइटोप्लाइज पाई जाती है। पक्षमाभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पहुंचता है। यानी जो इसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं उसमें कुछ लयबद्ध गति से एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इनका जो भोजन होता है वो इनके कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिका मुख तक जाता है। आगे देखते हैं। उदाहरण है आपका पैरामीशियम। तो जो पक्षमाभि प्रोटोजोआ होते हैं उनका सबसे अच्छा और सरल उदाहरण पैरामीशियम है। इसको ध्यान में रखिएगा। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सीलिया है, पेलिकल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, रेडिएटिंग कैनाल्स है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल्स है, एनल पोर है, सेल माउथ है जिसको अभी अभी मैंने बताया, साइटोस्टोम हो गया, साइटोप्रोक्ट हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ यानी स्पोरोजोआंस, ये अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें प्रचलनांग का अभाव होता है, यानी इसमें जो प्रचलन करने वाले अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे आपका मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशकों पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर बहुत कुप्रभाव पड़ा था और पड़ता भी है अभी भी। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पादप स्वपोषी हैं। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित या परजीवी हैं? तो ये देखिए, आंसर है कीट बच्ची पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस आदि आंशिक परपोषी हैं। ये पौधे हरे तथा स्वपोषी हैं, परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। यानी इनको जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसके लिए ही ये कीटों पर निर्भर होते हैं, अन्यथा ये हरे पौधे हैं और स्वपोषी भी हैं। अब अगला पॉइंट है क्वेश्चन आपका, सैवलांस तथा कौकांस शब्दों से क्या पता लगता है? तो इसका उत्तर है, लाइकेन में शैवाल व कवक सहजीवी रूप में रहते हैं।
इनमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश तथा कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं। यानी जो आपका लाइकेन हुआ, ये लाइकेन का पौधा आपको दिख रहा होगा, तो उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। आपका शैवाल का भी भाग पाया जाता है और कवक का भी भाग पाया जाता है। शैवालांश भोजन का निर्माण करता है, जबकि कवकांश सुरक्षा एवं जनन में सहायता करता है। तो दोनों चीजें लाइकेन में होती हैं। अब शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है, ये है आपका क्वेश्चन। और आंसर है, लाइकेन में शैवाल व कवक सहजीवी रूप में रहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश तथा कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं। ये अभी आपने देखा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। अब बिंदु कौन से हैं? पोषण की विधि और जनन की विधि। तो सबसे पहले चलते हैं पोषण की विधि पर, देख लेते हैं इसका आंसर। तो उत्तर है फाइकोमाइसिटीज। इसमें देखिए वृत्तोपजीवी या पूर्ण परजीवी होता है। आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स में देख भी रहे होंगे, ये फाइकोमाइसिटीज है। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। ये मृतोपजीवी, परजीवी, डीकम्पोजर्स या कोप्रोफिलस है। यानी इसकी पोषण विधि ये है। अब है बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्या होता है? ये है मृतोपजीवी या परजीवी। अब है इसके आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्या है? ये मृतोपजीवी है, परजीवी या डीकम्पोजर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कवक जगत, ये आपका कवक जगत है। जो आप चार चीज़ें देख रहे हैं ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये आपका कवक जगत यानी फंजाई का है। अब इसमें आगे चलते हैं, जनन की विधि देखते हैं। तो जनन की विधि देखिए, फाइकोमाइसिटीज में क्या है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर या अचल एप्लेनोस्पोर द्वारा होता है। अब देखिए एस्कोमाइसिटीज में क्या है? इसमें जो है अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन एसआई के अंदर बनने वाले एस्कोस्पोर द्वारा होता है। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें अलैंगिक स्पोर नहीं बनते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या है? अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। यह कोनिडिया द्वारा होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अब देखिए फाइकोमाइसिटीज में क्या है? लैंगिक जनन जो है युग्मक धानी संपर्क द्वारा होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है? लैंगिक जनन प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है, जिससे बेसिडिया पर बाह्य रूप से बेसिडियोस्पोर बनते हैं। अब देखिए इसीलिए इसका नाम बेसिडियोमाइसिटीज है। नाम से इसको आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यूग्लिनाइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। इसका उत्तर देखते हैं क्या है। अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में ये पाए जाते हैं यूग्लिनाइड। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण, जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, ये पेलिकल पाया जाता है। इनमें दो कसाब यानी फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा
तथा दूसरा बड़ा कसाब। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या उपयोग है। क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस में काम आता है, साथ ही साथ भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी काम आता है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। तो यानी ये दोनों चीजें कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा आपका भोजन निर्माण भी कर लेते हैं और जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है उस समय ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण भी कर लेते हैं, यानी उसके जरिए अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। अर्थात ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण आपका ये हो गया यूग्लिना। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। अब देखते हैं। वायरस 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। ये देखिए वायरस का स्ट्रक्चर भी आ गया। और पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का खोल यानी शेल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे कैप्सिड कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो है स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि डीएनए है, हेड है, टेल फाइबर्स हैं। ये आपका वायरस है। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में जो कैप्सोमियर्स हैं न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर आपको जियोमेट्रिक फैशन में दिखाई दे रहे होंगे। आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधों तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होता है, जबकि कुछ अन्य जंतु वायरसों में या डीएनए के रूप में होता है। यानी जो आपके कुछ पौधे हैं और जंतु हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, जबकि कुछ जंतु वायरसों में यह डीएनए के रूप में होता है। वायरस का संक्रमण करने वाला भाग आनुवंशिक पदार्थ है यानी जेनेटिक मटेरियल है। इसी लिहाज से कहा जाता है वायरसों के जरिए जो संक्रमण होता है उसमें बदलाव भी आने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। वायरस आनुवंशिक पदार्थ निम्न प्रकार का हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, जैसे आपका टी हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी हो गया। यह आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ। अब देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है कोलीफेज हो गया। अब देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी है। अभी तक जो डीएनए आपने देखा आरएनए भी है, जैसे रियो वायरस, ट्यूमर वायरस। और सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक रज्जुकीय आरएनए जैसे आपका टीएमवी यानी टोबैको मोज़ैक वायरस, खुरपका मुहपका वायरस जो कि जानवरों में होता है, खुरपका मुहपका वायरस होता है।
और इसके अलावा जो है पोलियो वायरस हो गया, रिट्रो वायरस हो गया। वायरस से होने वाले रोग जैसे एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, पोटैटो मोजैक। आगे चलते हैं। अपनी कक्षा में इस शीर्षक एक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गया, जैसे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो गया, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हुआ, या फिर राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, आपका गाल्जी बॉडी, ये जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं इन चीज़ों पर कि ये चीज़ें क्या है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और चूँकि उस वीडियो में सिर्फ उसी एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपको वो वीडियो कम समय में और पूरी जानकारी से भरपूर हो उस पॉइंट को लेकर। तो फिलहाल मेरी ये जो वीडियो अभी चल रही है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपके चैप्टर को कंप्लीट करना, लेकिन साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसको समझने में दिक्कत आ रही होगी, उनको लेकर मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप तक लेकर आऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये जो आपका दिख रहा है, अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। वायरस, इसकी खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। ये प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते हैं। जो आपके वायरस होते हैं ये प्रूफ फिल्टर के से भी छन जाते हैं, यानी उसके जरिए भी रोके नहीं जा सकते, आगे बढ़ जाते हैं। M.W. बिजेरिंग्स ने पाया कि संक्रमित यानी रोगग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, एक तो इवानोव्स्की का हो गया, दूसरा आपका हो गया M.W. बिजेरिंग का। इस आधार पर इन्हें तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा गया। W.M. स्टैनले 1935 में इन्होंने वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। डार्लिंगटन 1944 में इन्होंने क्या किया, ने खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी मानते हैं, यानी ये दोनों चीज़ों के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये सजीव, इसको आप सजीव भी नहीं कह सकते, आपको निर्जीव भी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए इसको इसके बीच की कड़ी मानी गई। आगे चलते हैं। वायरस के सजीव लक्षण क्या है वो ध्यान देते हैं। वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, जिसमें आपका डीएनए या आरएनए हो सकता है। जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं, यानी जब भी वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके पहले वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगता है, यानी रिप्लिकेशन, ये आपका मल्टीप्लाइड होने लगता है। जैसे ही वो किसी कोशिका में पहुंचता है अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। आप इस द्विगुणन वाले शब्द से इस चीज को समझ जाइए कि
कि इसका मतलब यही है, और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। इसके फलस्वरूप विषाणु या वायरस की संख्या की वृद्धि होने लगती है, अर्थात जनन होता है। वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है, यानी जो संश्लेषण है, जो चीजें हैं, इसमें जो वृद्धि हो रही है, ये सिर्फ जीवित कोशिका में ही संभव है। इनमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यानी जो आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि जो वायरस है वो अपना रूप बदल लेता है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को उस पर फिर से काम करना पड़ता है। ये म्यूटेशन के कारण होता है। वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, वायरस के निर्जीव लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं। इनमें एंजाइम्स के अभाव में कोई उपापचयी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं, यानी जब तक इनको कोई जीवित कोशिका नहीं मिल जाती है तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये सक्रिय नहीं रहते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव रहते हैं। वायरस में कोशांगक तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें से केवल एक ही पाया जाएगा, या वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस तरीके से इस पॉइंट का मतलब है। वायरस को रवो यानी क्रिस्टल्स के रूप में निर्जीवों की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो सजीव होते हैं उसको आप क्रिस्टल के रूप में तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन वायरस को आप क्रिस्टल के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, रखा जा सकता है। इसीलिए इसमें इस लक्षण को निर्जीव लक्षण के तरीके से लिया जा रहा है कि वायरस निर्जीव है। क्रिस्टल्स की अवस्था में भी इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है। अब देखिए, ये पॉइंट ऐसा जो बताता है कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। अभी जो हालिया कोविड वायरस चल रहा है, आपने देखा होगा कि उसका भी म्यूटेशन हो गया, उसने भी अपना स्टैंड बदल दिया है, उसका भी रूप बदल गया है। वो इसी कारण से है क्योंकि इनमें म्यूटेशन भी होता है। आगे चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है जॉन रे, मंडल, लीनियस, बेंथम तथा होकर। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। बहुत ही आसान उत्तर है, वो है लीनियस। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मोनेरा जगत का सदस्य है, किस जगत का है ये देखते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा या केचुआ? इसका उत्तर है बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जीवाणुओं में नहीं होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए कि क्या नहीं होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। अब आप बताइए कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है। अब इसका उत्तर आप देख लीजिए, उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इस पर भी मैं आगे एक वीडियो लेकर आऊंगा जो स्पेशली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पर ही होगी, और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा जिसमें इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स को ही मैं डिस्कस करूंगा
जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, या राइबोसोम क्या है, या डीएनए क्या है, या आरएनए क्या है। इस तरीके से मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। आपका ऑप्शन है, देखिए क में ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, दूसरा ऑप्शन है एजेरोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम और चौथा ऑप्शन है क्लोरोबियम। अब आप इसमें से उत्तर बताइए कि संभावित उत्तर क्या है। तो संभावित उत्तर है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। आपने इस बारे में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं, क्या होते हैं ये देखिए। आपका ऑप्शन हो गया पूर्व केंद्र की एक कोषीय, सुकेंद्र की बहुकोषीय, पूर्व केंद्र के बहुकोषीय या सुकेंद्र के एक कोषीय। तो उत्तर है सुकेंद्र के एक कोषीय। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये बहुकोषीय और एक कोशिकीय क्या है, इस पर बाकायदा वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा पाया जाता है या अमीबा आता है। तो आपका ऑप्शन है मैस्टिगोफोरा, ओपेलाइनिडा, राइजोपोडा, सिलिएटा। तो आपका उत्तर है राइजोपोडा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है। ऑप्शन है म्यूकर, मार्केला, पक्सिनिया, अस्टिलेगो। तो आपका आंसर है मार्केला। ये आप इसको खा सकते हैं, बाकी सारे कवक नहीं खाए जाते हैं, विषैले भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है। ऑप्शन पक्सिनिया, अल्टरनेरिया, म्यूकर, अस्टिलेगो। तो आपका उत्तर क्या है। उत्तर है पक्सिनिया। ये आप जो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ये पक्सिनिया का ही फोटोग्राफ है। आगे चलते हैं। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है। व्याधि यानी रोग है, तो कौन सा रोग है। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, रिंगवर्म। अब आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि कवक यानी फंजाई द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है आपका रिंगवर्म। जो आपके शरीर में बहुत जगह दाद, खाद, खुजली हो जाती है, ये किससे होती है। फंजाई से होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पेनिसिलियम प्राप्त होता है। ऑप्शन है कि किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम से, बी है पेनिसिलियम ट्राइसोजिनक से, और तीसरा है इन दोनों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर बताइए, सोच समझकर बताइए कि क्या उत्तर हो सकता है। तो चलिए आपको उत्तर भी दिखा देते हैं। इन दोनों से यानी आपका पेनिसिलियम नोटेटम से भी, पेनिसिलियम ट्राइसोजेनिक से, इन दोनों से आपको पेनिसिलियम प्राप्त होता है। या आप बगल में इसका चित्र भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, द्विपद नाम पद्धति क्या है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर बहुत सीधा सा है, नामकरण की वह पद्धति जिसमें नाम का प्रथम पद वंश यानी जीनस तथा दूसरा पद यानी द्वितीय पद जो है वो जाति को निर्दिष्ट करता है या बताता है।
इसी को हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अब इसके जनक क्या हैं? इसके जनक है कैरोलस लीनियस। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा का उदाहरण सहित एक प्रमुख लक्षण लिखिए। तो मोनेरा के जीवधारियों में केंद्रक के स्थान पर कोशिका में केंद्रकाव पाया जाता है, जिसे वलयाकार डीएनए कहते हैं। ये मोनेरा के बारे में है। उदाहरण हो गया आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि। ये आपके मोनेरा में आ गए। अब देखिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जीवधारियों में कोशिका का वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, यानी इसमें जो केंद्रक होता है पूरी तरीके से विकसित होता है। उदाहरण है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। आगे चलते हैं। जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण तथा 2 उदाहरण लिखिए। तो ये है आपका लक्षण। पहला है, इसमें इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। जो जगत प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और दूसरा लक्षण ये प्रायः जलीय जीव होते हैं, ज़्यादातर इसमें जलीय ही होते हैं। उदाहरण आपका अमीबा, पैरामीशियम, यह आपका जगत प्रोटिस्टा का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, कंडुआ स्मट रोग उत्पन्न करने वाले एक फफूंद यानी कवक का नाम लिखिए। उत्तर है आपका अस्टिलैगो नामक परजीवी कवक की अनेक जातियां विभिन्न अनाजों के पौधों पर कंडुआ यानी स्मट रोग उत्पन्न करती हैं। नाम याद रखिएगा कि अस्टिलैगो नाम है, इस नाम का जो है परजीवी है, और इस परजीवी कवक की अनेक जातियां जो होती हैं वो आपके पौधों में ये रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे अस्टिलैगो न्यूडा। अब जो दूसरा नाम है वो उसकी स्पीसीज का नाम हो गया, ये याद रखिएगा, क्योंकि वंश और जाति ये जो द्विपद नाम पद्धति है उसी के आधार पर ये आपका जीनस और स्पीसीज ये नाम हो गया। गेहूं में स्लथ कंड यानी लूज स्मट उत्पन्न करता है कौन सा? अस्टिलैगो न्यूडा। ये देखिए बगल में आपको इसका चित्र भी दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उस कवक का नाम लिखिए जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम की जातियों जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजियम आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उस कवक का वानस्पतिक नाम लिखिए जिसमें आभासी कवक जाल पाया जाता है। तो उत्तर क्या है? बैटकोस्पर्मम। ये चित्र भी आप देख रहे होंगे, इसी का चित्र है। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में जिस कवक का प्रयोग किया जाता है उसका वानस्पतिक नाम लिखिए। तो उत्तर है कैरोमाइसीज सेरेविसी। ये यीस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो ये हैं वो महाशय। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न है, जंतु जगत तथा पादप जगत के प्रमुख लक्षण बताइए। तो चलिए लक्षण देख लेते हैं क्या है। तो जंतु जगत के मुख्य लक्षण, तो जंतु जगत के मुख्य लक्षण क्या हैं? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल तथा केंद्रीय रिक्तका यानी सेंट्रल वैक्यूल का अभाव होता है। यह आपका एनिमल सेल का आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, जिसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा और सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं मिलेगा।
ये जंतु जगत का लक्षण है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो आपके प्लांट में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु समभोजी पोषण। उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति, ये जंतु जगत में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण व पर्णहरिम का अभाव भी होता है जंतु जगत में। इनके पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तारक काय, सेंट्रोसोम तथा लाइसोसोम की उपस्थिति। ठीक है, अब देखते हैं आपका पादप जगत के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो ये है आपका पादप जगत का मुख्य लक्षण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, क्योंकि पादपों में ही सेल वॉल पाई जाती है। आप इस डायग्राम में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। सेल वॉल सबसे पहले हो गया और क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके जंतु जगत के सेल में नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका यानी सेंट्रल वैक्यूल की उपस्थिति होती है। कोशिका में अकार्बनिक लवणों, इनऑर्गेनिक साल्ट की उपस्थिति होती है। उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गेन्स हो गए तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की अनुपस्थिति होती है। पादप जगत में नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं आपका उत्सर्जी अंग हो गया, संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गेन्स हो गया वो, और आपका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको जंतुओं में ही देखने को मिलेगी, पौधों में नहीं मिलेगी। ये आपका एक प्रमुख लक्षण हो गया। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता, ये प्लांट जगत में होती है और जंतु जगत में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तथा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बिना क्लोरोफिल के संभव है नहीं। अब आगे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण की विशेषता बताइए, या जीवन के 5 जगत का नाम एवं इस वर्गीकरण का आधार लिखिए। तो ये देखिए जगत जो है क्या क्या है। जगत मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया। ये आपके 5 जगत हो गए। 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी है? इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोट को पृथक कर मुनेरा जगत बनाया गया है। प्रोकैरियोट संरचना, कायिकी तथा प्रजनन आदि में यूकैरियोट से भिन्न होते हैं। एक कोशिकी यूकैरियोट को बहुकोशिक यूकैरियोट से पृथक कर प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। कवक को पादपों से अलग करके एक कवक जगत बनाया गया। ये विषमपोषी होते हैं तथा भोजन अवशोषण से ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीवों यानी पौधों को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीवों यानी जंतु से पृथक कर दिया गया है। यानी जो प्लांट होते हैं वो भी बहुकोशिक होते हैं और जंतु जो होते हैं वो भी बहुकोशिक होते हैं, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है? वो किया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधार पर। जैव संगठन की जटिलता, पोषण विधियां तथा जीवन शैली के आधार पर बनाया गया। यह वर्गीकरण विकास के क्रम को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। अब देखिए क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका का एक नामांकित चित्र बनाइए तथा यीस्ट की महत्वपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका
डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा। यीस्ट कोशिका, ये आपकी यीस्ट कोशिका है। अब इसमें देखिए आपका बड स्कार पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी अपीयरेंस, लिपिड ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल और आपका ये मेम्ब्रेन सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ें इसमें पाई जाएंगी यीस्ट कोशिका में। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट के रूप में रख लीजिए। आगे इसका और भी डिटेल देख लेते हैं। यीस्ट की महत्वपूर्ण क्रियाएं, तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं? वो है, पहली तो लाभदायक क्रियाएं क्या क्या हैं ये देख लिया जाए। दोनों क्रियाएं हैं इसमें, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो यीस्ट होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो सबसे पहले हम लाभदायक क्रियाएं कौन कौन सी है इसको जान लेते हैं। लाभदायक क्रियाएं क्या है? बेकरी उद्योग यानी बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज है। यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। गीले मैदे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाकर किण्वीकरण यानी फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। यीस्ट मंड यानी स्टार्च को शर्करा में तथा शर्करा को जाइमेज वीकर की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। ये कौन करता है? ये यीस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे उभारों के रूप में बाहर निकलती है। इस मैदे को डबल रोटी के सांचों में भरकर गर्म भट्टी में रख देते हैं, जिससे डबल रोटी फूल जाती है तथा पोरस यानी सरंध्र हो जाती है, जो उसमें आप देखते भी होंगे छोटे छोटे उसमें छिद्र बने होते हैं, छोटे बड़े, वही है पोरस आपका। दूसरा क्या है? मेडिसिन में, औषधियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या है? यीस्ट को विटामिन B1, B12 व C के साथ मिलाकर गोलियां यानी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। ये गोलियां पेट के रोगों में काम आती हैं। अब तीसरा क्या पॉइंट है? खाद्य रूप में, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज है यीस्ट का। क्या है? यीस्ट में बहुत से प्रोटीन, विटामिन व एंजाइम्स होते हैं। इनकी गोलियां बनाकर भोजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए चौथा क्या है आपका? शराब उद्योग में यानी अल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि सुक्रोज और वाटर ये रिएक्शन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, और ग्लूकोज जो है जाइमेज की उपस्थिति में क्या बना? एथिल अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यीस्ट कोशिकाएं फर्मेंटेशन यानी किण्वीकरण द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि किस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। इस क्रिया में यीस्ट द्वारा उत्पन्न इन्वेंट्स व जाइमेज एंजाइम्स भाग लेते हैं। यानी देखिए इन्वर्टेंस आपका और जाइमेज, ये दो एंजाइम्स इसमें भाग लेता है ये यीस्ट कोशिकाओं में, जिसके जरिए आपका अल्कोहल बनता है। कुछ यीस्ट शर्करा घोल के ऊपर तैरती रहती हैं, इन्हें टॉप यीस्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी यीस्ट जो शराब बनाने में प्रयोग की जाती है घोल के नीचे ही रहती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बॉटम यीस्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप यीस्ट क्या है या बॉटम यीस्ट क्या है, तो आप आसानी से ये चीज़ें बता सकते हैं कि जो यीस्ट शर्करा घोल के ऊपर तैरती रहती है वो टॉप यीस्ट हो गई, और जो शर्करा घोल बनाने में, शराब बनाने में प्रयोग की जाती है और घोल के नीचे बैठ जाती है उसे बॉटम यीस्ट कहते हैं। अब हानिकारक क्रियाएं क्या हैं ये जान लेते हैं। यीस्ट में बहुत से भोज्य पदार्थ, उदाहरण फल व पनीर आदि नष्ट हो जाते हैं, यीस्ट के द्वारा होता है। बहुत सारे फल, आप फल फ्रूट्स देखते होंगे, या पनीर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यीस्ट के जरिए खराब हो जाती हैं। ये सारा काम यीस्ट करता है। यीस्ट की कुछ जातियां मनुष्य में कुछ बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं तथा इसका प्रभाव त्वचा, फेफड़ों इत्यादि पर पड़ता है। क्रिप्टोकोकस नियाफोर्मेंस मस्तिष्क के रोग उत्पन्न करते हैं।
जिसे क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये त्वचा, फेफड़ों, नाखूनों का रोग भी फैलाते हैं, जिसे मोनिलियसिस कहते हैं। यीस्ट की कुछ जातियां पौधों में रोग फैलाती हैं, जैसे टमाटर हो गया, कपास हो गया, इनमें भी यीस्ट की जातियां होती हैं कुछ, वो रोग फैला देती हैं। यीस्ट सिल्क उद्योग में काम आने वाले कीड़ों को हानि पहुंचाता है। अब है लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है, इनके आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो लाइकेन्स का ये पौधा हो गया। लाइकेन है क्या, ये देख लेते हैं। लाइकेन एक जटिल व द्विप्रकृति, डुअल नेचर वाले पौधे का विशेष वर्ग है। डुअल नेचर क्यों है, ये भी देख लीजिए। जिनकी शरीर रचना में दो भिन्न पौधे, एक शैवाल हो गया एल्गा तथा एक कवक, भाग लेते हैं। ये देखिए शैवाल हो गया, ये आपका कवक हो गया। इनमें शैवाल को शैवालांश कहते हैं और कवक को कवकांश कहते हैं, यानी फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट। लाइकेन में पोषण शैवाल के समान तथा जनन कवक के समान होता है, यानी इसमें जो पोषण होगा वो क्या होगा, शैवाल के समान हो जाएगा, शैवाल की तरह वो बिहेव करेगा पोषण के समय, और जनन के समय ये कवक की तरह हो जाएगा, बिहेव करेगा। लाइकेन में शैवाल सहभागी या शैवालांश अपनी प्रकाश संश्लेषण योग्यता द्वारा अपने साथी कवक सहभागी यानी कवकांश के लिए भोजन निर्माण करता है, और कवक के तंतुओं का जाल वर्षा के जल को स्पंज की भांति अवशोषित करके शैवालांश यानी फाइकोबाइंट को जल की आपूर्ति कर सहायता करता है। यानी दोनों चीजें एक दूसरे को सहायता करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डुअल नेचर, द्विप्रकृति का पौधा। अब देखते हैं क्या है आगे। यही नहीं, कवक सहभागी अपने नाइट्रोजन युक्त अवशेष एवं श्वसन द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शैवाली सहभागी या शैवालांश को प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन निर्माण हेतु प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, आपका कवक जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अपने शैवालांश को प्रकाश संश्लेषण और भोजन निर्माण हेतु दे देता है। इस प्रकार लाइकेन शैवाल व कवक सहजीवन यानी सिम्बायोसिस का अति उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें दोनों ही सहजीवी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है लाइकेनों का आर्थिक महत्व। भोजन व चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है, लाइकेन्स में पॉलीसैकेराइड्स एवं कुछ एंजाइम्स तथा विटामिन पाए जाते हैं, अतः इसकी अनेक जातियों को भोजन व पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में पार्मेलिया को करी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आप फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, पार्मेलिया का ही फोटोग्राफ है। इज़राइल में लेकानोरा खाया जाता है, ये आपका लेकानोरा हो गया। और एवर्निया को मिस्रवासी डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त करते हैं, ये आपका एवर्निया हो गया। आर्कटिक भागों में रेडिंडियर मांस को रेंडियर व अन्य चौपाए खाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न लाइकेन्स का कीट व लार्वी भी भक्षण करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है स्त्री व सौंदर्य प्रसाधनों में यानी परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग है। क्या है, लाइकेन के थैलाई में तीव्र गंध वाले पदार्थ होते हैं, अतः इनका उपयोग इत्र यानी सेंट में और अन्य सुगंधित द्रव्य बनाने में किया जाता है। इवर्निया तथा रामालीना से प्राप्त सुगंधित तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ये लाइकेन के बारे में। अब देखिए अगला पॉइंट है टैनिंग व रंग बनाने में। रॉक्सेला तथा
लोकानोरा लाइकेंस से आर्चिल नामक नीला रंग यानी ब्लू डाई प्राप्त होती है। रॉकसेला में से लिटमस निकाला जाता है जिसका प्रयोग अम्लीयता के परीक्षण में किया जाता है। अब देखिए क्या है, अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग है। कैसे है वो देखते हैं। कुछ लाइकेंस जैसे सेट्रेरिया से ये आपका अल्कोहल बनाए जाते हैं। सेट्रेरिया एस्लेंडिका में से ये आपका फोटोग्राफ्स हो गया। आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट है दवाइयों के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। असनिक अम्ल एक विस्तृत क्षेत्र यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जिसे असनिया तथा क्लेडोनिया से तैयार किया जाता है। ये आपका फोटोग्राफ्स यानी इसका चित्र हो गया। यह अनेक प्रकार के संक्रमण में तथा घावों के लिए मलहम बनाने में काम आता है। पीलिया यानी जॉन्डिस रोग में, जैंथोरिया तथा मिर्गी रोग में पार्मेलिया लाइकेन प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से असनिया लाइकेन बालों को सुदृढ़ करने तथा गर्भाशय संबंधी रोगों में पल्टीजेरा लाइकेन हाइड्रोफोबिया में तथा लोबारिया का उपयोग फेफड़ों संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। ये आपका फोटोग्राफ्स हो गया। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या है, संघ प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा विशिष्ट लक्षणों एवं उदाहरणों सहित वर्ग का वर्गीकरण कीजिए। या क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा स्टोरर एवं यूसिंजर के अनुसार उदाहरणों सहित वर्ग का वर्गीकरण कीजिए। तो चलते हैं संघ प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षणों की तरफ। तो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इस संघ के जंतु सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक एवं एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। यह आदि यानी प्राइमेटिव तथा जीव द्रव्य श्रेणी के जंतु हैं यानी प्रोटोप्लाज्मिक टाइप के जंतु हैं। ये देखिए इसका फोटोग्राफ्स आ गया, आपका संघ प्रोटोजोआ का फोटोग्राफ्स है। ये जल, कीचड़, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वाश्रयी यानी फ्री लिविंग अथवा अन्य जंतुओं या पेड़ पौधों के शरीर में परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कोई भी सड़ी गली जो चीज़ें हो गई उसमें फ्री लिविंग ऐसे ही पाए जाएंगे या फिर किसी पौधे में पाए जाएंगे या जंतुओं में पाए जाएंगे पैरासाइट के रूप में। ये एकाकी तथा अथवा संघी जीवन व्यतीत करते हैं यानी सिंगल भी रह सकते हैं या कॉलोनियल भी रह सकते हैं यानी परिवार बना के। इनमें शरीर की आकृति भिन्न परंतु प्रायः वातावरणीय दशाओं एवं गमन की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील होती है। आगे चलते हैं। इनमें गमन के लिए रोमाभ यानी सीलिया, कशाभिका यानी फ्लैजिला तथा कूटपाद अथवा पादाब यानी स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये एकल केंद्र की यानी आपका यूनिन्यूक्लिएट हो गया, द्विकेंद्र की यानी बाइन्यूक्लिएट अथवा बहुकेंद्र की यानी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। श्वसन विसरण द्वारा शरीर सतह से होता है। उत्सर्जन संकुचनशील धानियों यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा शरीर सतह से होता है। यानी श्वसन जो हो गया वो विसरण द्वारा हुआ, शरीर सतह से ही हुआ वो भी चीज़, और जो उत्सर्जन हुआ वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा शरीर सतह पर ही हुआ, दोनों चीज़ें हुई। आगे चलते हैं। जो जनन होता है लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। इनमें कायिक द्रव्य तथा जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता है। इस कारण
इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। यानी इनको आप ये कह दें कि ये नेचुरल डेथ होती है तो नहीं होती है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें कायिक द्रव तथा जनन द्रव में विभेदन ही नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। उदाहरण आपका अमीबा प्रोटियस हो गया और दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये देखिए आपको इस चित्र में दिख भी रहा होगा, ये अमीबा और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दोनों का चित्र है। आगे चलते हैं, संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। तो गमनांगों यानी ऑर्गेन्स ऑफ लोकोमोशन एवं केंद्रकों यानी न्यूक्लियाई के आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला है उपसंघ सार्कोमैस्टिगोफोरा। इस उपसंघ के प्राणियों में केंद्रक एक अथवा अधिक परंतु एक जैसे तथा गमनांग कूटपाद अथवा कसाबिकाएं होते हैं। यह आपका सार्कोमैस्टिगोफोरा के बारे में है। इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी आपका जो उपसंघ है सार्कोमैस्टिगोफोरा, ये भी 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं देख लेते हैं। पहला वर्ग हो गया मैस्टिगोफोरा अथवा फ्लैजिलेटा। इस वर्ग के प्राणियों में पहला पॉइंट बनता क्या है, यह है एक या अधिक कसाबिकाएं फ्लैजिला होती हैं। दूसरा पॉइंट है कुछ सदस्यों में पर्णहरिम यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उदाहरण आपका हो गया यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा। अब चलते हैं दूसरे वर्ग की तरफ, सार्कोडीना या राइजोपोडा। इस वर्ग के प्राणियों में शारीरिक आकृति प्रायः परिवर्तनशील होती है, यानी इनकी आकृति बदलती रहती है। और दूसरा है गमनांग कूटपाद होते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, एंटमीबा। और तीसरा वर्ग है आपका ओपेलाइनेटा। तो इस वर्ग के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ये प्रायः चपटे व संघ एम्फीबिया के प्राणियों की आंत के परजीवी होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनमें सिस्टम नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है इनमें केंद्रक 2 या 2 से अधिक होते हैं। और चौथा पॉइंट है इनके गमनांग अनेक रोमाभ यानी सीलिया होते हैं। उदाहरण जैसे ओपेलाइना। अब देखिए उपसंघ आपका स्पोरोजोआ हुआ। इसमें क्या है, इस उपसंघ के प्राणियों में विशिष्ट गमनांग एवं संकुचनशील रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। ये प्रायः अंतःपरजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। स्पोरोजोआ की बात कर रहे हैं। इनमें सामान्य रूप से बीजाणु जनन पाया जाता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं ये देख लेते हैं। पहला वर्ग हो गया टीलोस्पोरिया। इसमें क्या है, क्लास टीलोस्पोरिया। इनमें बीजाणुज लंबवत होते हैं। उदाहरण आपका प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस आदि। दूसरा वर्ग क्या है, पायरोप्लाज्मिया। इसमें क्या है, ये पशुओं के लाल रुधिराणुओं के परजीवी होते हैं, यानी पशुओं के जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं उसके परजीवी हैं ये। इनमें बीजाणु नहीं बनते हैं। उदाहरण जैसे बेबेसिया हो गया। ये आपका बेबेसिया का फोटोग्राफ्स है। आगे चलते हैं। उपसंघ हो गया निडोस्पोरा। इस उपसंघ के प्राणी भी अन्य जंतुओं पर परजीवी होते हैं। निडोस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं। ये है इनमें बीजाणु जनन होता है तथा बीजाणुओं में ध्रुवीय तंतु यानी पोलर फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। ये फोटोग्राफ्स भी आप देख रहे होंगे। इन्हें भी निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है मिक्सोस्पोरिया। इनमें बीजाणुओं का विकास कई केंद्रकों से होता है। दूसरा पॉइंट है बीजाणु 2 या 3 कपाटों का बना होता है। उदाहरण हो गया सिरेटोमिक्सा। अब दूसरा जो वर्ग है वो क्या है, माइक्रोस्पोरिया है।
इनमें बीजाणु एक ही केंद्रक से बनते हैं। बीजाणु खोल भी एक ही कपाट का बना होता है। उदाहरण हो गया नोसिमा। ये आप नोसिमा का फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। अब उपसंग आ गया सिलियोफोरा। ये चौथा उपसंग है। इस उपसंग के प्राणियों में गमनांग रोमाभ होते हैं। ये आप देखिए फोटोग्राफ्स इसका हो गया। इनमें केंद्रक छोटे व बड़े प्रकार के होते हैं, यानी माइक्रो मैक्रो दोनों प्रकार के होते हैं। इस उपसंग के सभी सदस्यों को एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, वर्ग सिलिएटा। ये देखिए, ये सिलिएटा की फोटो हो गई। वर्ग सिलिएटा जो है ये स्वाश्रयी व परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण ये हो गया पैरामीशियम और बैलेंटीडियम, दोनों का फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, युगलिना का एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके जंतु लक्षण लिखिए। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए युगलिना का आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा। युगलिना के जंतु लक्षण निम्नवत हैं। यह अपने फ्लैजिला का प्रयोग करके गमन करता है। यह आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, फ्लैजिलम जहाँ पर लिखा है इसके जरिए यह गमन करता है। यह भोजन को ग्रहण कर सकता है। अब क्वेश्चन है, अमीबा प्रोटियस में द्विखंडन तथा बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर है, अमीबा प्रोटियस में द्विखंडन या अलैंगिक जनन की सबसे सरल एवं सामान्य विधि है, जो वातावरणीय अनुकूल परिस्थितियों में अर्थात पर्याप्त भोजन, ताप, जल आदि उपस्थित होने पर संपन्न होती है। यानी जो अमीबा प्रोटियस है उसमें ये जो अलैंगिक जनन या द्विखंडन जो भी है, द्विखंडन के जरिए जो अलैंगिक जनन की विधि है, ये कब होती है? जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, यानी इनको पर्याप्त भोजन मिले, ताप मिले, तभी ये क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, इस विधि में केंद्रक समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा विभाजन करता है। माइटोसिस और मियोसिस ये क्या चीजें हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं। विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अमीबा कूट पादों को समेटकर गोलाकार हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। फोटोग्राफ में देखिए, ये जो डायग्राम बना है इसमें देखिए, जो अमीबा है प्रोफेज अवस्था में ये क्या कर रहा है, अपने कूट पादों को समेट ले रहा है और गोलाकार बन जा रहा है। आगे चलते हैं। संकुचनशील रिक्तिका लुप्त हो जाती है तथा केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज अवस्था में कई परिवर्तन होते हैं। क्रोमैटिड्स पृथक होकर स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे। इससे पूर्व ही संपूर्ण कोशिका द्रव्य भी मध्य में दबकर सकरा हो जाता है तथा एक डंबल का आकार, डंबल शेप्ड बना लेता है। कूटपाद कुछ बड़े हो जाते हैं तथा केंद्रक दो संतति केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। ये देखिए, टीलोफेज अवस्था में अमीबा का लंबा हुआ शरीर मध्य भाग में सिकुड़कर टूट जाता है तथा दो संतति अमीबी यानी डॉटर अमीबी में विभक्त हो जाता है, जिसमें से प्रत्येक में एक संतति केंद्रक होता है। यहाँ पर आप देखिए फोटोग्राफ्स में डीएनए जो है रेप्लिकेशन, जहाँ पर लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद आप देखिए माइटोसिस की क्रिया हो गई। माइटोसिस की क्रिया के बाद
टू डिप्लॉयड सेल्स यानी 2 डिप्लॉयड सेल्स बने। अमीबा प्रोटियस में बीजाणु जनन अमीबा में इस प्रकार का प्रजनन प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में होता है। जो अमीबा प्रोटियस है उसमें जो बीजाणु जनन होगा वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा, अनुकूल नहीं, जबकि जब उसकी जो वातावरणीय अवस्थाएं हैं प्रतिकूल होंगी तो उस समय बीजाणु जनन होगा। प्रजनन की इस विधि में केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूट जाने के कारण क्रोमेटिन कण छोटे छोटे समूहों में कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अब प्रत्येक समूह के चारों ओर फिर से केंद्रक कला के बन जाने से अनेक लगभग 200 छोटे छोटे केंद्रक बन जाते हैं। अमीबा का केंद्रक द्रव्य छोटे छोटे पिंडों में टूट जाता है, यानी जो अमीबा का केंद्रक द्रव्य है वो छोटा छोटा टूट जाएगा पिंडों में। अब और प्रत्येक पिंड क्या करेंगे, प्रत्येक पिंड एक केंद्रक को चारों ओर से घेर कर एक संतति अमीबी यानी डॉटर अमीबी बना लेते हैं। इस प्रकार अनेक संतति अमीबी बन जाते हैं। अब प्रत्येक संतति अमीबी के कोशिका द्रव का बाहरी स्तर कड़ा होकर एक बीजाणु आवरण यानी स्पोर वॉल बना लेता है। यहां पर आप देखिए जो डायग्राम दिख रहा है उसमें यही चीजें दिख रही हैं कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका यहां पर देखिए स्पोर्स बहुत सारे बन गए हैं और स्पोर केस बन गया है, यही स्पोर वॉल। अब देखिए आगे क्या है, यह संपूर्ण रचना बीजाणु यानी स्पोर कहलाती है। जनक कोशिका के नष्ट हो जाने पर बीजाणु मुक्त होकर जलाशय के तल में डूब जाते हैं, यानी जो जनक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद ये सारे जो बीजाणु यानी स्पोर केस बने हैं या स्पोर्स बने हुए हैं वो मुक्त हो जाएंगे और जलाशय के तल में चले जाते हैं। वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर बीजाणु आवरणों को तोड़कर नन्हे अमीबी मुक्त हो जाते हैं तथा वृद्धि कर वयस्क बन जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं। जब वातावरणीय परिस्थितियां इनके अनुकूल हो जाएंगी तो ये सारे जो बीजाणु यानी स्पोर जो बने हुए हैं वो अपने आवरण को, जो स्पोर केस यहाँ पर दिख रहा है, उसको तोड़ देंगे और तोड़ के बाहर हो जाएंगे और बाहर होके नए अमीबा बन जाएंगे। परासरण नियंत्रण की परिभाषा दीजिए, ये अगला क्वेश्चन है। आप देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अमीबा के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना भी कीजिए। या अमीबा में परासरण नियंत्रण की क्रिया का वर्णन कीजिए और संकुचनशील रसधानी के कार्य बताइए। तो उत्तर क्या है, उत्तर देखते हैं। परासरण नियंत्रण ताजे अथवा फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल में पाए जाने वाले अमीबा तथा प्रोटोजोआ संघ के अनेक सदस्यों में यह क्रिया पाई जाती है, यानी परासरण नियंत्रण। अमीबा का कोशिका द्रव्य बाहरी अलवणीय जल से सदैव अति परासरी यानी हाइपरटोनिक रहता है, जिसके फलस्वरूप बाहरी जल निरंतर परासरण द्वारा अमीबा के शरीर में प्रवेश करता रहता है। अब ये हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपोटोनिक क्या है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, कुछ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विशेष रूप से खाद्य धानियों यानी फूड वैक्यूल्स में भी जल की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए, ये बगल में आपको डायग्राम भी दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विशेष रूप से ये फूड वैक्यूल में भी जल की उत्पत्ति होती है। अमीबा में एक विशेष प्रकार की संकुचनशील धानी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। यह अतिरिक्त जल को एकत्रित कर समय समय पर कोशिका से बाहर की ओर
फटकर जल को फेंकती रहती है। यानी जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि इसके अतिरिक्त जो जल होते हैं अमीबा में, जो अतिरिक्त जल बन जाता है उसको समय समय पर कोशिका के बाहर धकेल देता है या फट जाता है वहाँ पर जाकर, और वो सारे जल जो हैं, जो अतिरिक्त जल है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यह अतिरिक्त जल को कोशिका के बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके फटकर समाप्त होने की अवस्था को सिस्टोल कहते हैं तथा पुनः उत्पन्न होकर बड़ा आकार प्राप्त करने के लिए अवस्था को क्या बोलते हैं, डायस्टोल कहते हैं। अतः शरीर में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखने एवं अनावश्यक मात्रा को निष्कासित करने की प्रक्रिया परासरण नियंत्रण कहलाती है। यानी परासरण नियंत्रण को छोटे शब्दों में समझा जाए तो वो ये है कि शरीर में जल की निश्चित मात्रा बनाए रखने और जो अनावश्यक जल है उसको बाहर करने की जो क्रिया है उसी को परासरण नियंत्रण करते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, संकुचनशील राजधानी के मुख्य कार्य क्या है। तो इनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। संकुचनशील राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, परासरण नियंत्रण या जल नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन है। यह अनावश्यक जल के साथ इसमें घुले उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निष्कासित कर देता है। इस प्रकार यह उत्सर्जन में भी योगदान देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा का निष्कासन कर श्वसन में भी योगदान देती है, जो आपकी संकुचनशील राजधानी है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि अलवड़ी अथवा सामान्य जल के अमीबा को समुद्र के खारे जल अथवा नमक के विलयन में रखा जाता है तो इसका कोशिका द्रव्य समुद्री जल के समपराशरी अथवा निम्न पराशरी हो जाता है। अतः बाहरी जल के अमीबा के शरीर में पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में अमीबा को परासरण नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती है अथवा इसको अधिकतम जल कोशिका से बाहर परासरित हो जाता है। अतः इसकी संकुचनशील राजधानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उपर्युक्त चित्रों की सहायता से राइजोपस में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए, या विषम जालिका से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए, या विषम जालिका पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर क्या है, राइजोपस में लैंगिक जनन प्रायः प्रतिकूल वातावरण में विशेषकर भोज्य पदार्थों की कमी के समय होता है। जब इसमें भोज्य पदार्थ की कमी रहेगी तब ये लैंगिक जनन करता है, वो भी प्रतिकूल वातावरण में। यह क्रिया दो एक जैसी रचनाओं समयुग्मक धानियों यानी आइसोगैमेटेंगिया के बीच होने वाले संयुग्मन यानी कंजुगेशन के द्वारा संपन्न होती है। समयुग्मक धानियां यद्यपि समान आकार प्रकार की दिखाई देती है किंतु विषम लैंगिकता प्रदर्शित करती हैं। यानी ये आकार में भले से समान हो लेकिन ये विषम लैंगिकता दिखाती हैं तथा कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के कवक जालों से आनी चाहिए। इसमें से एक को प्लस तथा दूसरे को माइनस स्ट्रेन माना जाता है, अर्थात विषम जालिका पाई जाती है। यानी विषम जालिकता जो आप कह रहे थे वो यही चीज़ है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, हाइपा माइनस और हाइपा प्लस। ये आगे बढ़ेंगे, आपस में मिलेंगे, गैमीटेंगिया बना और जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोस्पोर सबसे लास्ट में बना। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम AF ब्लैकेस्ली ने आपको 1904 में म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में इसका अध्ययन किया। यानी AF ब्लैकेस्ली जो थे उन्होंने म्यूकर म्यूसिडो में जो कवक था उसमें इसका अध्ययन किया हुआ था, इसकी स्टडी की थी।
प्रारंभिक अवस्था में जब विषम जालिका यानी प्लस तथा माइनस जो स्ट्रेन थे, वो कवक तंतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में के स्थान पे ये दोनों पार्श्वीय शाखाएं उभरने लगती हैं। ये आप देख रहे होंगे, गैमेट एंग्लिया उभरने लगता है, फिर जाइगोट बनता है। ये पार्श्व शाखाएं छोटी और मुद्राकार यानी क्लब शेप्ड होती हैं और प्रायुग्मक धानियों या प्रोगैमेटेंजिया कहलाती हैं। ये लंबाई में बढ़ने के साथ सिरे पर फूलती हैं, जो जीव द्रव्य, भोज पदार्थ आदि के संग्रह से संभव होता है। शीघ्र ही यह फूला हुआ भाग एक पट यानी सेप्टम द्वारा अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे, सेप्टम है, यहाँ से ये अलग हो जाता है जो फूला हुआ भाग है। इस प्रकार दो भाग बनते हैं सिरे पर, समयुग्मक धानी या संकोची युग्मक धानी, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और पिछला भाग, ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, पिछला भाग जो होता है, शेष भाग सस्पेंसर कहलाता है, यानी निलंबर कहलाता है। परिपक्व होने पर दोनों युग्मक धानियों के बीच की भित्ति गल जाती है। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, इन दोनों युग्मक धानियों के बीच की जो भित्ति है वो गल जाएगी। इसमें होकर दोनों युग्मक धानियों के संकोची युग्मक आपस में मिल जाते हैं। गलने के बाद अब इससे बना हुआ संयुक्त आकार युग्माणु यानी जाइगोस्पोर, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में जाइगोस्पोर आपको दिख रहा होगा, ये कहलाता है। युग्माणु में शीघ्र ही कुछ और भित्ति की परतें बनती हैं, जिससे वह मोटी, कड़ी तथा काली हो जाती हैं। इसमें से सबसे बाहरी परत सबसे अधिक मोटी, कंटक युक्त होती है और काइटिन की बनी होती है। इसे बाह्य कवच कहा जाता है। युग्माणु पर यह कड़ा कवच होने के कारण यह प्रतिकूल वातावरण को आसानी से सह सकता है या सहन करता है। विश्राम का यह समय एक युग्माणु के लिए 5 से 9 महीने तक हो सकता है। संयुग्मन यानी कंजुगेशन से लेकर विश्राम की किसी अवस्था में प्लस तथा माइनस स्ट्रेन यानी विभेद के केंद्रक आपस में जोड़ा बनाते हैं। यानी जो विश्राम की अवस्था है उसी में ये प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है आपस में जोड़ा बना लेते हैं। सामान्यतः यह क्रिया देर की अवस्थाओं में ही होती हुई समझी जाती हैं। ये जोड़े संयुक्त फ्यूज होकर द्विगुणित यानी डिप्लॉयड केंद्रक भी बनाते हैं, किंतु इसमें से एक द्विगुणित केंद्रक को छोड़कर शेष सभी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डिप्लॉयड सेल है और बाकी आगे दिख रहा होगा हेप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड क्या है, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं। क्रियाशील द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 4 अगुणित यानी हेप्लॉयड केंद्रक बनाता है। यहाँ पर देखिए आपको ये एरो की से दिख भी रहा होगा कि ये हेप्लॉयड सेल है और बाकी जो पहले का था वो डिप्लॉयड सेल है। इसमें से 2 प्लस और 2 अन्य माइनस स्ट्रेन के या विभेद के होते हैं। इनमें से भी अंत में एक ही क्रियाशील रहता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल वातावरण आने पर जल अवशोषित करके या नमी सोख करके युग्माणु यानी जाइगोस्पोर अंकुरित होता है। इस समय बाह्य कवच को तोड़कर अंतः कवच जो मुलायम होता है नलिका के रूप में बाहर आता है। एकमात्र केंद्रक बार बार विभाजित होकर अब तक जीव द्रव्य को संकोचीय या बहुकेंद्र की बना देता है। जो केंद्र
एकमात्र केंद्रक ही होता है, वो बार बार विभाजित हो जाता है और विभाजित होने के बाद क्या करता है, बहुत सारे जो जीव द्रव्य को संकोची या बहुकेंद्रकीय बना देता है। जो नलिका के सिरे में एकत्रित होने लगता है, जो जीव द्रव्य होता है नलिका के सिरे में एकत्रित होने लगता है। बाद में इस शाखा से अन्य शाखाएं भी निकल सकती हैं, किंतु सामान्यतः एक शाखा के सिरे पर काल्यूमेला रहित बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। यह बीजाणुधानी शेष प्राकवक तंतु या अब बीजाणुधानी धर से एक पट यानी सेप्टम के द्वारा अलग हो जाती है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा एरो के जरिए सेप्टम कहाँ पर है, दिख रहा होगा, ये सेप्टम के जरिए अलग हो जाएगा। बीजाणुधानी के फटने पर बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। जो ये आपको बीजाणुधानी दिख रही है, ये जैसे ही फटेगा इसमें से जितने भी बीजाणु है वो सब फ्री हो जाएंगे। तो ये आज का क्लास 11th का दूसरा चैप्टर था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बारे में कंफ्यूजन हो सकता है कि इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। आपको किन किन टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, किन किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे आगे इसी तरह की वीडियो को बनाने के लिए और भी मजबूती से प्रेरणा देता रहेगा। इसी आशा के साथ आगे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।